चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इतिहास का जो चैप्टर्स है 7-8 को, उसका सारे चैप्टर्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेंगे। मतलब इस वीडियो में क्लास 10 वाले बच्चे का इतिहास का सारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। देखो, पहले चैप्टर्स का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद में आपको पढ़ा चुका हूँ ये सब। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रॉक टर्म लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था। बाबू याद रखिएगा, जो बिस्मार्क नाम का व्यक्ति था ना, उसने रॉक टर्म लॉ की नीति का अवलंबन किया था। दूसरा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ना, वो 1871 ईस्वी में हुई थी। तो आप टच कर लीजिएगा, आंसर 1871 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अभी तक 2 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा इधर। 2 नंबर तक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखो यहाँ पर वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस जो ना 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस किया गया था। ऑप्शन इसमें से ए सही हो जाएगा। 4 नंबर कि मार्टिन लूथर कौन थे। बताना मार्टिन लूथर कौन थे। एक समाज सुधारक थे, तो ऑप्शन डी टच करेगा, समाज सुधारक। 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही होगी। काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट कबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो आंसर लिखेंगे सी, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। आगे गैरीबाल्डी क्या थे भाई, कई बार क्वेश्चन किया है। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो ऑप्शन डी टच कर लेंगे, नाविक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। तो अभी तक 6 को क्वेश्चन हम लोग देख लिए, 6 क्वेश्चन देख लिए। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। सबको जानता है तुर्की को कहते हैं। 8वां, यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो सबको जानता है मेजनी ने किया था। यंग यूरोप चाहे यंग इटली, इन सभी का स्थापना किसने, यंग यूरोप, यंग इटली, इन सभी का स्थापना कौन किया था, मेजनी ने किया था। आगे, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो सेडाउन का जब युद्ध हुआ था तो जर्मनी का एकीकरण संभव हो गया था। सेडाउन के युद्ध में जर्मनी का एकीकरण संभव हो गया। 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए। बोला कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान एवं प्रेरणा स्रोत रहा था। यूनान के जो लोग थे ना, उनके लिखा गया इतिहास जो था ना, वो मतलब क्या ना, यूरोप के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। तो इसमें ऑप्शन डी टच करेंगे, कौन सा, यूनान। ये वाला टच करेंगे, यूनान, ठीक है ना। ये वाला, ये जो यूनान आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे समझिए। 10 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। आगे हम लोग समझते चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें 15-20 को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। सबको जानता है यूरोप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी टच करेगा, जर्मन राइन। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोला कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। देखो, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनार्ट ने किया था। ऑप्शन बी टच कर लेंगे, नेपोलियन बोनार्ट। अगला है 13 नंबर कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना की गई थी। देखो, वियना कांग्रेस के द्वारा किस शासक वंश की स्थापना की गई थी। तो भाई बुर्बो वंश की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन सी टच करेगा, बुर्बो वंश। 14 नंबर क्या है कि 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। देखो, 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था, उसका नाम सेडोन का युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। 15 नंबर जिब्रेलिन क्या है। देखो, जल्बे राइन भी बोल सकते हैं, जिब्रेलिन भी बोल सकते हैं। जिब्रेलिन चाहे जल्बे राइन क्या थी, एक व्यापारियों की संस्था थी। इसमें ऑप्शन हम लोग कौन सा टच कर लेंगे, बी टच कर लेंगे। देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो बिस्मार्क जो था ना, कूटनीतिज्ञ था। देखो, ऑप्शन दिया यहाँ पर कूटनीतिज्ञ, ऑप्शन डी हम लोग क्या करेंगे, टच कर लेंगे। बिस्मार्क के निम्न में से क्या था, तो एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था, निम्न में से क्या था, तो एक कूटनीतिज्ञ था, ठीक है ना। तो अभी आपको इतना क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यानी हम लोग अभी 16 क्वेश्चन देख लिए। इसमें ऑप्शन डी टच करेगा, बिस्मार्क निम्न में से क्या था, कूटनीतिज्ञ था। अगला देखो क्वेश्चन क्या है। अगला है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। देखो, एड्रियानोपुल की संधि जो ना तुर्की के संग हुई थी। 1829 में हुआ था। ऑप्शन ए टच करेगा। 18वां क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन सी टच कर लेंगे। मेजनी का संबंध किससे था, कार्बोनरी से था। ऑप्शन बी टच करेगा। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहते हैं। भाई, यूरोपीय सभ्यता का पालना जो था ना, यूनान को कहा जाता है, क्योंकि यूनान का लिखा गया इतिहास जो है ना, साहित्य जो था ना, वो यूरोप के लिए प्रेरणा स्रोत बना था, ज्ञान का भंडार बना था। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, यूनान को कहते हैं। ऑप्शन डी टच कर लीजिएगा। तो इस तरह से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पहले चैप्टर का क्लियर हो गया। अब दूसरे चैप्टर्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा चैप्टर्स, देखो, दूसरे चैप्टर्स का नाम क्या है ये समझिए। दूसरे चैप्टर्स का आपका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद है। तो इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा देखते हैं। देखो, दूसरे चैप्टर्स का नाम क्या है, दूसरे चैप्टर्स का नाम समाजवाद एवं साम्यवाद है। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। भाई, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, सबको जानता है, नवंबर 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, नवंबर 1917 में। आगे 3 नंबर, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कब हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है। तो रूस में हुआ था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। अगला, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो भैया 1867 में दास कैपिटल की रचना करी गई थी, ठीक है ना। ये 1867 भरिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए,
पाँच नंबर है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों की बाइबिल कही जाती है? तो दास कैपिटल जो है ना साम्यवादियों की बाइबिल कही जाती है। कार्ल मार्क्स ने क्या किया था? 1867 में इसकी रचना करी थी दास कैपिटल की। ये साम्यवादियों की बाइबिल कही जाती है दास कैपिटल, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो सबको जानता है लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। इसमें से ऑप्शन बी आपका क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हम लोग 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन दिखाई दे रही होगी, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? अरे भाई कार्ल मार्क्स ही थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे, ठीक है ना। तो अभी तक 7 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। जैसा आगे हम लोग समझते हैं, आगे 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हर चैप्टर से मैं आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे। बोला कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के साथ हुई थी? बोला कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के साथ हुई थी? तो भाई ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन डी टच करिएगा। अगला, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? सबको ही जानता है, रूस का सम्राट, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन डी टच करिएगा, रूस का सम्राट। 10वां है कि रूस में, देखो 10वां क्वेश्चन क्या बोला है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? भैया 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था। 11 नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। ऑप्शन इसमें सी टच करिएगा। 12 नंबर है, दास कैपिटल की किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना। ऑप्शन ए टच करिएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? 1924 में। आगे, यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? तो यूरोपीय समाजवादी कार्ल मार्क्स जो था ना, यूरोपीय समाजवादी नहीं था, वो वैज्ञानिक समाजवादी था, ठीक है ना। तो यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में बढ़ा रहा हूँ, आगे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 14 नंबर तक क्वेश्चन वो देख लिए। आगे हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, एकदम ध्यान से एकदम समझते हैं, ठीक है ना। तो यह हो गया यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो भाई कौन नहीं था? ये कार्ल मार्क्स नहीं था। अगला, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो भाई लेनिन ने अप्रैल थीसिस तैयार की थी, ठीक है ना। अगला देखो यहाँ पर 16 नंबर, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अरे लेनिन साहब ने ही 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला 17 नंबर, मदर उपन्यास के लेखक कौन है? अरे भाई साहब, मदर उपन्यास के लेखक गोरकी है। कौन है? गोरकी है। अगला, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। देखिए ऑप्शन कहाँ है? इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड का मतलब ब्रिटेन, वही ना पड़ता है इंग्लैंड। तो इसमें ऑप्शन हम लोग ए टच कर लेंगे, ब्रिटेन या इंग्लैंड मारिएगा, ठीक है। अगला, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918, बोले ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन जो था ना, वो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि वो जर्मनी के साथ किया था। ऑप्शन इसमें से टच कर लेंगे, कौन सा? सी टच कर लेंगे। ऑप्शन सी टच करिएगा, ठीक है। यहाँ कौन सा टच करेंगे? सी टच करेंगे, जर्मनी। 20वां नंबर जो क्वेश्चन है ना, उसको समझ लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक भैया कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुआ था। प्रथम जो इंटरनेशनल बैठक हुई थी वो कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। तो इस तरह से मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से करा दिया। अब तीसरे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तीसरे चैप्टर को समझते हैं। तीसरे चैप्टर्स का नाम क्या, वो देखिए दिखाई दे रहा है। तीसरे चैप्टर्स का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या नाम है तीसरे चैप्टर्स का नाम? देख सकते हैं, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अरे भैया, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, ठीक है। अगला, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ये आपको चैप्टर जब पढ़ा रहे थे उस समय सब बता दिया गया, कंबोडिया में। अगला 3 नंबर, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था अंकोर वाट मंदिर का निर्माण। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और विस्तार से आगे समझते हैं। दिखाई दे रही होगी आपको 4 नंबर क्वेश्चन। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना गया? मतलब कहने का मतलब कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ वो किस नाम से? देखो 1946 में जो समझौता होता है उसका नाम था हनोई समझौता। आगे, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं? हिंद क्षेत्र में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आते हैं। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, देख सकते हैं ये हिंद चीन क्षेत्र में आता है, ऑप्शन सी। आगे, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 में किया गया था टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना, ठीक है। आगे 7 नंबर देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फान वोई चाओ ने लिखा था ये किताब। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? फान वोई चाओ ने लिखा था। ऑप्शन 20 में से क्लियर कर लेंगे। अगला 8वां है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो भाई क्रांतिकारी और धार्मिक प्रकृति का था। इसमें ऑप्शन हम लोग टच कर लेंगे, कौन सा? डी टच कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं।
आगे एकदम विस्तार से हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। अगला देखो यहाँ पर अभी तक हम लोग कहाँ समझ गए कि हुआ हुआ आंदोलन पढ़ लिए। ये हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, क्रांतिकारी और धार्मिक था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? अरे भाई कंबोडिया के शासक कौन थे? नरोत्तम सिन्हानुक थे। आगे देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? क्लोन कहे जाते हैं। ऑप्शन इसमें कह देंगे, इसको सी टच कर लेंगे, ठीक है। 11 नंबर, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? सबको जानता है, निक्सन था। राष्ट्रपति कौन था उस समय? निक्सन था। अगला देखिए 12 नंबर, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? देखो रसेल नाम का जो दार्शनिक था ना, उसने क्या किया, जो वियतनाम में युद्ध हुआ था उसके लिए दोषी करार दिया था। किसको? अमेरिका को दोषी करार देने का काम किया था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए टच करिएगा, रसेल नाम का वैज्ञानिक दार्शनिक ने दिया था। 13 नंबर है कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? भाई पुर्तगाली ही सबसे पहले आया था हिंद चीन में। 14 नंबर, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता प्रकृति का प्रभाव था? अरे भैया हिंद चीन कह सकते हैं, यानी इसको चीनी भी बोल सकते हैं, चीनी या भारतीय बोल सकते हैं। तो प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव ज्यादा मात्रा में था? तो आप ए और बी मारिएगा, हिंद चीन, यानी हिंद और चीन दोनों पर प्रभाव था। यहाँ खाली पूछ रहा है कि वियतनाम पर किसका प्रभाव था? अरे भाई साहब वियतनाम पर डच का, वियतनाम पर देख सकते हैं, कहाँ का क्वेश्चन है यहाँ पर, वियतनाम पर चीनी लोगों का प्रभाव ज्यादा मात्रा में था, ठीक है ना। देखो 3 गो क्षेत्र था, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो लाओस और कंबोडिया पर भारत का प्रभाव था, और वियतनाम पर और लाओस पर चीन का प्रभाव था। इसी कारण से इसको हिंद चीन कही जाती है, ठीक है ना। तो बोला कि वियतनाम पर किसका प्रभाव था? चीनी का प्रभाव था। ऑप्शन ए टच करिएगा। 15 नंबर, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? ऑप्शन देखो, वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। तो इसमें देखो जौन था ना, ये चीन शामिल नहीं था, ये वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आता ही था, ठीक है ना। तो ये 15 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का क्लियर हो गया। आगे हम लोग चौथा चैप्टर खोलते हैं, चौथा चैप्टर समझते हैं, ठीक है। चौथे चैप्टर्स में आपको दिखा रहा हूँ, चौथे चैप्टर्स आपको दिखाई दिया होगा। चौथे चैप्टर्स का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। अब देखो चौथे चैप्टर्स का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। चौथे चैप्टर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? अरे भाई दांडी 1930 से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी टच करिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं केबी हेडगवार्ड ने करी थी। वो कब? 1975 ईस्वी में करी थी। ऑप्शन बी इसमें से टच करिएगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में यह सिपाही विद्रोह हुआ था। हिंदू मुस्लिम विद्रोह भी उसी समय हुआ था। देखो फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? ये सबको ही जानता है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। ऑप्शन इसमें से एक क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन देख लिए? 4 क्वेश्चन इस चैप्टर का देख लिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही होगी। देखो बुआ 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सबको ही जानता है, बोमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी थे। आगे जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को होता है? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन ए टच कर लीजिएगा इसमें। अगला 7 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम लोग देख सकते हैं वो 1885 ईस्वी में M.O. ह्यूम ने की थी। M.O. ह्यूम ने की थी, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना करी गई थी, ठीक है। जब आए थे वो, जब वापस लौटे थे वहां से दक्षिण अफ्रीका से, तब जाकर वो किए थे साबरमती आश्रम की स्थापना। आगे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो भाई राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही होगी, आगे क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ब्रह्म समाज हो गया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद ने दिया था। स्वामी दयानंद देख सकते हो, दयानंद सरस्वती, दयानंद वही। ऑप्शन ए इसमें से क्लियर हो जाएगा। बड़ा नंबर है कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? यहाँ पर देख सकते हो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारडोली आंदोलन के दौरान ही उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। इसी कारण से उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कही जाती है। आगे क्वेश्चन लोग समझते हैं, ठीक है। अभी तक 13 क्वेश्चन मैंने क्या किया, आपको विस्तार से एकदम समझा दिया। अब देखो 14वां नंबर क्वेश्चन क्या दिखाई दे रही होगी। 14 नंबर, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? तो 1929 के लाहौर में पास किया गया था। अगला देखो, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? किस अधिवेशन में पारित किया गया था? सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था उसे। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था, ठीक है। 17 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? बोले
M.N. राय ने किया था। किसने किया था? M.N. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही होगी, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाल हरदयालाल ने किया था 1913 में। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रही होगी, लाल हरदयालाल ने किया था, ऑप्शन सी इसमें से हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? देखो, भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में और तुर्की के समर्थन में हुआ था। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन इसमें से ए टच करेंगे। तो चौथे चैप्टर का ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, 5वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। 5वें चैप्टर का क्या नाम है मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए, 5वें चैप्टर्स भी आपके सामने उभर कर आ गया होगा। 5वें चैप्टर्स आप देख रहे होंगे। देखो, 5वें चैप्टर्स का अर्थव्यवस्था, 5वें चैप्टर्स का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, अर्थव्यवस्था और आजीविका। जो पहला क्वेश्चन है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो भाई 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना करी गई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1854 ईस्वी में सूती मिल कपड़ा की स्थापना करी गई थी। आगे, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था, बताने कि किसने किया था? तो भाई जेम्स वाट ने क्या किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार सबको जानता है, हम्फ्री डेवी ने किया था, हम्फ्री डेवी, ऑप्शन देख सकते हो डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको 4 क्वेश्चन अभी बता दिया, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन आप समझते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन क्या दिया? 5वां दिया कि भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1881 में फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त किया गया था? 1828 की बात थी। ठीक है ना, तो इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? आंसर इसमें भरेंगे 1828 में। बोला कि स्प्रिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन बी टच करिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी टच करिएगा। अब देखो, ये आपका कितना नंबर? 7 नंबर होगा। 8वां नंबर बोल रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब 1920 में किया गया था? ऑप्शन इसमें से कौन सा टच करेंगे? डी टच करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? अरे भैया, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम देखी जाए तो इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन ए के लिए हो जाएगा। 10 नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? सबको ही जानता है, कार्ल मार्क्स ने किया था, ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी। 11 नंबर, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में कोयला उद्योग का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 15 यहाँ पर देखो आगे को अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन बोला है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना जो है ना 1910 ईस्वी के आसपास हो गई थी, आंसर 1910 टच कर लेंगे। अगला देखिए, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष पारित किया गया था? वयस्क मताधिकार ध्यान दीजिए, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष पारित किया गया था? देखो, इंग्लैंड की बात करते हैं तो हम लोग अभी देखे तो उधर 1828 के आसपास में किया गया था, यहाँ पर फिर आपको दे दिया 1881 ईस्वी में, तो आप 1828 वाला ही ऑप्शन टच करिएगा। ठीक है ना, कुछ ऑप्शन भी गलत दिया है। नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझो ध्यान से, यहाँ पर समझो, बोले कि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? इसके ऊपर जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, इसमें भी वही क्वेश्चन था। यहाँ पर इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त किया गया था? देखो, यहाँ जो है ना आंसर थोड़ा सा डाउट वाला दे दिया है, इसमें ऑप्शन जो है ना डी दिया है 1828, और इसमें जो है ना इसमें आंसर कितना दिया है देख सकते हैं, कहाँ का वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, इसमें 1881 दिया। देखो, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखो, ये 1828 और 1881 में आपका 1881 जो है ना ये क्लियरली से होगा। 1881 में जो है ना ये व्यवस्था करी गई थी, किस चीज़ की व्यवस्था करी गई थी? मतलब मताधिकार वोट देने की व्यवस्था करी गई थी। ठीक है ना, 1881 मरीगा। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? इसको मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर हम लोग दिख रहे हैं कितना नंबर क्वेश्चन, ये तो 13 नंबर किया होगा ना कि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष किया गया था? 1881 ईस्वी में किया गया था। 1828 नहीं, 1881 मारिएगा। आगे, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की जो स्थापना ना 1962 ईस्वी में किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? क्वेश्चन है कि भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ऑप्शन इसमें सी टच करिएगा। तो इस चैप्टर का मैंने आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, छठा चैप्टर। छठे चैप्टर्स का आपको नाम अब दिखाई दे दिया होगा, शहरीकरण। चैप्टर्स का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, मतलब शहरीकरण और शहरी जीवन के बारे में इसमें बताई गई है।
ठीक है, हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरीकरण की व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। तो भाई प्रगतिशील प्रवृत्ति व्यवस्था की क्या होड़ बढ़ने लगा, इसमें ऑप्शन ए टच कर लीजिएगा। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ रहता है। सब कोई जानता है महानगर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। अगला पटना का प्राचीन नाम क्या, पाटलिपुत्र, भी बताने वाला चीज़ है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता था, तो श्रमिक वर्ग का ज्यादा मात्रा में शोषण किया जाता था, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो भाई मध्यम वर्ग समाज जो था ना वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था, क्योंकि टीचर, वकील, डॉक्टर ये सब किस में आते हैं, मध्यम वर्ग में आते हैं, ऑप्शन डी टच कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू करी गई थी। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बोले कब लागू करी गई थी, तो 1855 के आसपास किया गया, तो ऑप्शन बी मारिएगा, जबकि इसमें डी दिया, बहुत सारा ऑप्शन इसमें गलत भी दिया। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो 7वां, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। देखो गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो एबेनेजर हावर्ड ने किया था, ठीक है ना। गार्डन सिटी की अवधारणा एबेनेजर हावर्ड ने किया था, ठीक है। अगला देखो 8वां, 1810 से 1880 तक 80 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक चली गई थी, तो भाई 4 गुना 5 गुना लगभग बढ़ गया था, 4 गुना लेकर चलिए 40 लाख के आसपास पहुंच गई थी। कितना, तो 1810 से 1880 के बीच में, तो 40 लाख का ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, इसमें टच कर लेंगे सी। तो 8 को अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे मैं आपको दिखा रहा हूं, आगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही होगी। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हो गया था, भाई संपत्ति वाला जमाव का क्या होगा, संभव हो गया था। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 11 नंबर, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो किस प्रकार की, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू करी गई थी। बोले कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से जो प्रेरित था वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू करी गई थी, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू करी गई थी। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप में प्रभावित करने का काम किया था। शहरीकरण को ज्यादा मात्रा में औद्योगिकरण ने प्रभावित किया। 13 नंबर, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो अरे भाई साहब पटना में गोल घर का अगर निर्माण देखेंगे तो 1786 के आसपास किया गया था, ऑप्शन इसमें सी टच कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही होगी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ किया गया था। लंदन में भूमिगत अगर रेल देखकर चलेंगे तो वो लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ किया गया था, तो इसमें ऑप्शन आप डी टच करिएगा 1888 ईस्वी में, ठीक है ना। ये बी दिया है, गलती दिया है। 1887 ईस्वी के आसपास में लगभग नहीं देखो इसका आंसर होगा 1863 ही होगा, ठीक है ना। 1863 में ही क्या किया गया था, स्थापना करी गई थी, यानी भूमिगत रेल चलाया गया था, ठीक है ना। देखो क्या है कि बहुत सारा आंसर गलत दिया है, आप बहुत सारा आंसर गलत देने की वजह से हम लोग भी थोड़ा सा डिसमिस हो जा रहे हैं, लेकिन आप अपना तैयारी करिएगा। क्लियरली आंसर इसका होगा 1863 ईस्वी में भूमिगत रेल की स्थापना करी गई है। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला मुंबई में बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई। मुंबई को किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी। अरे भाई कितना मजेदार वाला क्वेश्चन, 1819 ईस्वी में प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन सर आपको दिखाई दे रहा होगा, एकदम क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल है लेकिन फिर भी देखो, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, तो इंग्लैंड में जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वो 1838 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से इस चैप्टर का मैंने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया। अगला चैप्टर देखते हैं 7वां और 8वां, 2 और चैप्टर बच गया। उसके बाद ये आपका इतिहास जो है ना इंड हो जाएगा एक ही वीडियोज में, ठीक है। अगला इसमें देखो, अगला चैप्टर से व्यापार और भूमंडलीकरण नाम है। इस चैप्टर में लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसको आप समझिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो 1929 में आरंभ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। देखो यूरोपीय संघ की स्थापना करी गई थी ताकि जो दुष्प्रभाव पड़ा है ना उसको खत्म करी जा सके। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1919 ईस्वी में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना उसी में हुआ था, 1919 में। यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था, 1919 ईस्वी में। अगला देखो 4 नंबर, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। देखो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत थी ना वो 1990 के दशक में शुरू हो गई थी, ठीक है।
5 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था। सब कोई जानता है ये जो रेशम मार्ग था ना, इसी मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होने का काम करता था। छठा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, आर्थिक संकट, मतलब इसको मंदी भी कही जाती है। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। देखो फ्रांसीवादी नाजीवादी शासन का प्रणाली हुआ था, तो मतलब वो घुस प्रवेश करने का काम किया था, प्रणाली आया था, यानी फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था, ठीक है ना। किसकी वजह से, तो 1929 में जो फ्रांसीसी क्रांति 1929 का जो आर्थिक संकट आया था उसके कारण से क्या हुआ, फांसीवादी नाजीवादी शासन का वहाँ पर क्या हुआ था, स्थापना हुआ था या उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी तक हम लोग क्वेश्चन लगभग कितना पढ़ लिए, 6 गो पढ़ लिए। आगे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। मतलब आज के युग में अर्थव्यवस्था में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी मानी जाती है। तो औद्योगिक क्रांति, इसी की वजह से तो मनुष्य शहर में जाकर बसने लगा, काम करने लगा। 8वां क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। बोला कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्र से भेजे जाते थे, ठीक है ना। हम लोग उत्तर में पढ़ते हैं, उत्तर पश्चिमी और उत्तर वाले क्षेत्रों लोगों को क्या करी जाते थे, गिरमिटिया मजदूर बनाकर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में भेजी जाती थी। ऑप्शन बी टच करेगा। देखो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो भाई अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ऑप्शन ए टच करेगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया था। तो अलेक्जेंड्रिया जो था ना, वो विश्व बाजार के रूप में उभर कर सबके सामने आया था, सबसे पहले आया था, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको कितना क्वेश्चन करा दिया, लगभग आपको देख सकते हैं, लगभग मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितना करा दिया, 11 को करा दिया। 12वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। मतलब विश्व बाजार का जो विस्तार वो आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था। तो 18वीं सदी से स्टार्ट हो गया था। ऑप्शन बी टच करेगा। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1957 में करी गई थी। आगे 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि 14 नंबर क्वेश्चन कि ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त कर दी थी। तो ये 1921 ईस्वी में समाप्त कर दी गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 15वां क्वेश्चन है, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो 1932 ईस्वी में ओटावा सम्मेलन हुआ था। इसमें ऑप्शन जो है ना बी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1932। तो इस तरह से इस चैप्टर के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जा नहीं सकते हैं, पूछे ही जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस इतिहास का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन, इतिहास का अंतिम चैप्टर, जिसका नाम है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन बी सी हो जाएगा इसमें। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो यंग इंडिया का संपादन किया था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो भाई गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। 4 नंबर, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन का आरंभ किया था। इसमें ऑप्शन में डी टच कर लेंगे। कागज का आविष्कार किस देश से हुआ था। सबको जानता है चीन से हुआ था। गुल्ली डंडा, गोली खेलने का, चीन का, लूका, मतलब अधिकांश खेलने वाली चीज़ों का आविष्कार चीन से हुआ था, ठीक है ना। बहुत सारे सामानों का आविष्कार भी कहाँ हुआ था, चीन से हुआ था। चीन शुरू से मतलब कुछ सामानों को बनाने में क्या है, आगे रहा है। 6वां क्वेश्चन देखिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई करी थी। तो बाइबिल की छपाई करी थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला बोल रहा है क्वेश्चन कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो भाई अमृत बाजार पत्रिका जो थी ना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था, उससे बचने के लिए उसने क्या किया, अपने पेपर का भाषा बदल दी। अमृत बाजार पत्रिका ने पेपर का नाम चेंज कर दी। क्या नाम पड़ गया था, तो अमृत बाजार पत्रिका जो था ना, ये अपने भाषा ही चेंज कर दी थी, भाषा बदल दी थी। ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो भाई चीन से शुरू हुआ था, मुद्रण की शुरुआत हुआ था, मतलब छापने उपने की क्रिया मुद्रण से ही शुरू हुआ था, ठीक है। आगे क्वेश्चन लोग समझते हैं, आगे क्वेश्चन समझते हैं एक एक चीज़ों को। अभी तक मैंने आपको 8 क्वेश्चन करा दिया। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं इस चैप्टर्स का। 9वां क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1951 में लगा दिया गया था। आपत्तिजनक समाचार पत्र पर आपत्तिजनक विषय अधिनियम लगाया गया था 1951 में। और रूसो कहाँ का दार्शनिक था, ये सब कोई जानता है भाई, फ्रांस का वो दार्शनिक था। 13 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुँचाने का काम किए थे। मार्को पोलो ने पहुँचाने का काम किया था। 12वां क्वेश्चन देखिए,
किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने? तो वो चीन जो था ना, चीन जो था ना, वहाँ पर सिविल सेवा परीक्षकों ने पुस्तकों की मांग बढ़ा दी थी। ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन बोले कि एकार्डियन शैली में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? एकार्डियन शैली में कौन सी पुस्तक प्रकाशित करी गई थी? तो चीनी पुस्तक प्रकाशित करी गई थी, क्योंकि वहीं पर ज़्यादातर मुद्रण का आविष्कार हुआ था। आगे देख सकते हैं 14 नंबर, यूरोप में कागज का पहला कारखाना, कागज का पहला, बोले कि यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो भाई जर्मनी में खोला गया था। 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बोले कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक से सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? तो चीन में करी गई थी। कहाँ करी गई थी? चीन में करी गई थी। 16 नंबर, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो भाई कैक्सटन नाम का वैज्ञानिक था, जो इंग्लैंड में क्या क्या मुद्रण कला को पहुंचाने का काम किया था, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रही होगी, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था? तो भाई इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से मैंने आपको इतिहास के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करा दिए, और इन्हीं सब के बीच में से जो ना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन सारे चैप्टर्स इतिहास का मैंने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, उन सभी का नोट्स बनाकर आप उसको एक बार रिवाइज कर दीजिएगा बढ़िया से। आपके एग्जाम में देखिएगा इतिहास के इन सभी के बीच में सबका क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई और बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।